हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलीज़ वेटनरी विजडम। पिछली प्रेजेंटेशन बेसिक्स ऑफ लेयर फार्मिंग फर्स्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से लेयर फार्मिंग की प्लानिंग करनी चाहिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं और बाकी उसमें कितना खर्चा आ जाता है। तो ये सब चीज़ें हमने पहली प्रेजेंटेशन में देखी थी। ये दूसरी प्रेजेंटेशन है जिसमें हम ये देखेंगे कि लेयर मुर्गी कैसे पाली जाती है, क्योंकि बेसिक जो फाउंडेशन है किसी भी लेयर फार्मिंग प्रोजेक्ट का या बिज़नेस का, वो लेयर मुर्गी, जब तक मुर्गी अंडा नहीं देगी, एफिशिएंटली अंडा नहीं देगी, तो आपको प्रॉफिट कैसे हो सकते हैं अगर मुर्गी की फाउंडेशन ही ठीक नहीं है। तो इसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से इस लेयर मुर्गी का मैनेजमेंट किया जाता है, वैक्सीनेशन, फीडिंग। हालांकि फ़ीडिंग के लिए इसके बाद एक और प्रेजेंटेशन है, उसमें टोटल फ़ीडिंग के बारे में बताएंगे कि फार्मूले वगैरह, फीड फार्मूले कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लेयर हैन के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये अंडों के लिए फार्मिंग भाग 2 है उस सीरीज़ का, 3 प्रेजेंटेशन की सीरीज़ है। प्रैक्टिकल पॉइंट्स टू स्टार्ट लेयर फार्म। यहाँ पर मेनली जो मुर्गी यूज़ होती है उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि जो ये मुर्गियाँ बनी हैं, ये लेगहॉर्न, वाइट लेगहॉर्न से बनी हैं और इसके 3 या 4 स्ट्रेन्स मार्केट में मिलते हैं। अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग स्ट्रेन्स प्रोवाइड कराती है। तो लॉमेन है, बोवांस है, BV300 है। जो 80% मार्केट है वो BV300 ने कैप्चर किया हुआ है। बाकी नॉर्थ में बोवांस भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन यहाँ पे हम BV300 के हिसाब से ही सारी मैनेजमेंट पॉइंट्स बताएंगे। और मोटा मोटा बोवांस में या और कोई भी लेयर है ना, उसके लिए भी यही पॉइंट्स मेन रहते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इस प्रेजेंटेशन को स्पॉन्सर किया है ग्रोफोर्ट हर्बल एंटी स्ट्रेस एंड मल्टीविटामिन कॉम्बो फॉर पोल्ट्री। इट इज़ डेवलप्ड बाय मैकवेट हर्बल फार्मा, ग्रोफोर्ट। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंस क्या है? ज़्यादातर फार्मर्स क्या करते हैं, जो नए फार्मर्स होते हैं या जो नए फार्म्स खोलते हैं, वो ग्रोन अप पुलेट्स लेते हैं। मतलब बड़ी हुई जो मुर्गी होती है दूसरे फार्म्स या से लेकर आते हैं और अपने यहाँ उसे अंडा देने के लिए यूज़ करते हैं। वो चूज़े नहीं खरीदते हैं, डे ओल्ड चिक्स नहीं खरीदते हैं। तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती है। होता क्या है कि जो पुलेट रेयरिंग है ये एक वेल डेवलप्ड साइंस, एक आर्ट है जिसकी बैकग्राउंड में साइंस काम करती है। मतलब साइंस बैक्ड आर्ट है ये। तो इसमें क्या होता है कि जो शुरू के 16 हफ्ते होते हैं जिनमें मुर्गी बड़ी होती है, तो उसमें एक बेसिक फाउंडेशन फ्रेमवर्क तैयार होता है, उसका ढांचा बनता है, स्केलेटन होता है, उसका इम्यून सिस्टम होता है और वो वेट गेन करती है प्रॉपर। तो ये सब मिलके एक स्ट्रॉन्ग लेइंग हैन को बनाते हैं। अगर आप उस दौरान उस 16 हफ्ते से 18 हफ्ते का जो पीरियड होता है शुरू का, चूज़े से लेके एक मुर्गी बनने तक का, अगर उसमें थोड़ा सा भी कहीं कमज़ोर रह जाता है तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है, एग लेइंग एफिशिएंसी होती है बाद में आने वाले पीरियड में, वो बुरी तरीके से प्रभावित होती है। फिर बीमारियां भी आने लगती हैं, वो ठीक से पीक प्रोडक्शन में नहीं आती है, 90% से ऊपर उसका प्रोडक्शन नहीं जाता है। तो ये सारी की सारी परेशानियां आती हैं जिस कारण से फिर इस बिज़नेस में नुकसान होने लगता है। तो सबसे पहला जो इसमें सीखने की चीज़ है वो ये है कि चूज़े को किस तरीके से हम बड़ा करके एक स्ट्रॉन्ग मुर्गी बनाएं, एक पुलेट बनाएं। तो कई सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं सक्सेसफुल लेयर फार्मिंग के लिए, लेयर बर्ड की परफॉर्मेंस के लिए। उसमें से सबसे पहला जो फैक्टर है, जैसा मैंने बताया, वो ब्रूडिंग और ग्रोइंग स्टेज है उसकी। बाकी न्यूट्रिशन एंड डिजीज़ मैनेजमेंट इसमें हम कंसीडर करते हैं, जिसमें वैक्सीनेशन भी आ जाता है, लाइट मैनेजमेंट भी आता है। और ये सब जानना हर एक फार्मर को या हर एक आदमी जो लेयर फार्मिंग करने वाला है, ये ऑलरेडी कर रहा है, इन सब बातों के बारे में नहीं जानता है, उसे भी इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। तभी मतलब अच्छे प्रॉफिट इस बिज़नेस से जनरेट किए जा सकते हैं। अदरवाइज़ फिर इंसान उन्हीं सब चीज़ों में उलझा रहता है कि बीमारी आ गई है, पीक प्रोडक्शन नहीं आ पा रहा है, प्रोडक्शन डाउन हो गया है, छोटे अंडे आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें फिर दिक्कत करती हैं।
एक बात यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट इस बिज़नेस में बहुत बड़े होते हैं। बिग इन्वेस्टमेंट्स का मतलब तो प्रॉफिट भी बड़े ही होते हैं, लेकिन बिग इन्वेस्टमेंट का मतलब बिग लॉसेस भी हैं। अगर आपने अनदेखा किया, केयरलेस तरीके से मैनेजमेंट किया, तो फिर वो नुकसान भी फिर बड़े ही होते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। ये यहाँ पर प्रोडक्शन साइकिल है और ये प्रोडक्शन टारगेट हैं। हालांकि मुर्गी आजकल की जो ये मुर्गियाँ हैं ये जेनेटिकली बहुत डेवलप्ड हैं और 15 या 16 हफ्ते की एज पर भी ये अंडा देना शुरू कर देती हैं। अगर आपने इनका ख्याल मतलब नहीं रखा लाइट वगैरह का या फीडिंग का, तो हो सकता है ये 15 हफ्ते की या 16 हफ्ते की एज पे अंडा देने लगें। लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुशी की बात नहीं होती है, वो मिसमैनेजमेंट होता है। हमें क्या करना है कि 18वें हफ्ते पे वो पहली बार अंडा दे, 18वें से 19वें हफ्ते पे। 20वें हफ्ते पे 15% प्रोडक्शन होना चाहिए, लेकिन उसके बाद 26वें हफ्ते तक वो 97% प्रोडक्शन पे चला जाना चाहिए। 40th जो वीक होता है 40वें हफ्ते पर 95% प्रोडक्शन, 50th वीक पर 92% प्रोडक्शन और 60th वीक पर 60वें हफ्ते पर लगभग 88% प्रोडक्शन होना चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि 20वें हफ्ते के बाद 22वें हफ्ते, 23वें हफ्ते से ये प्रोडक्शन काफ़ी ऊपर चला जाता है और 50वें हफ्ते तक 90% से ऊपर प्रोडक्शन उसका रहना चाहिए। जेनेटिकली इतनी एफिशिएंट है कि 50वें हफ्ते तक या उससे भी ज़्यादा अगर मैनेजमेंट आप ठीक करते हैं तो 90% से ऊपर तक इसका प्रोडक्शन रहता है और 72वें हफ्ते पर ये 80-81% पे आ जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे डाउन जाता है। तो 72वें हफ्ते पर हम इसकी कलिंग भी कर देते हैं, मतलब इसे निकाल देते हैं और नई मुर्गियाँ उसकी जगह ले आते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। एक तो स्ट्रेस का मतलब है कि जब बॉडी की इंटरनल फिजियोलॉजी हार्मनी में नहीं रहती है और बॉडी स्ट्रेस फील करती है, नॉर्मल जो उसका मेटाबॉलिज्म है वो ठीक से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम होता है, बीमारियाँ आती हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना हमें पड़ता है। स्ट्रेस कई सारे फैक्टर्स से होती है, हम आगे देखेंगे। चिक्स और उनकी ग्रोथ, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें देखना है कि चूज़े की क्या क्वालिटी है और उसकी ग्रोथ ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान देना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो अपना फीड खुद बनाते हैं या जो बाहर से लेते हैं, उन्हें भी ये देखना है कि फ़ीड उस क्वालिटी का है या नहीं है। डिज़ीज़ और वैक्सीनेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि लेइंग जो चूज़ा होता है या ग्रोइंग पुलेट होती है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, लेकिन बाद में क्या है कि मुर्गी उतने अंडे नहीं दे पाती क्योंकि वो इंटरनल ऑर्गन्स जैसे ओविडक्ट वगैरह जहाँ पे अंडा बनता है उन्हें डैमेज कर देती हैं। फिर वेट मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें 4 या 5 तरीके का इन्हें दाना खिलाना पड़ता है जो फेस फीडिंग होती है इसमें। तो वो जब हम बदलते हैं तो वो एक पर्टिकुलर वेट पे बदलते हैं। तो एक एज पर, जैसे 4 हफ्ते की एज है तो 270 ग्राम वेट होना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमें वो वेट अचीव करना होता है। तो अगर मान लीजिए बीमार है, मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, तो वो दाना कम खाएगा, फिर वो वेट अचीव नहीं कर पाएगा। तो उस वेट का हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है। उसके बाद आता है लाइट मैनेजमेंट। लाइट का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है क्योंकि लास्ट में जब हम लाइट धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं तो वो एक स्टिमुलेशन होता है एग प्रोडक्शन के लिए। तो लाइट को भी हमें देखना पड़ता है कि कितने घंटे देनी है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद डीबीकिंग, उसकी चोंच काटी जाती है। और प्री लेयर मैनेजमेंट, अंडा देने से पहले के कुछ न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट होता है, उसे प्री लेयर मैनेजमेंट कहते हैं। अब शुरू करते हैं ब्रूडिंग से। ब्रूडिंग क्या होती है? पहले से 7वें हफ्ते तक का जो फेज़ होता है वो ब्रूडिंग कहलाता है, जिसमें एक दिन के चूज़ा जो है वो आपके फार्म पर आता है, उसे हमें 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे रखना है, ब्रूडिंग करनी है उसकी। और जो एनवायरनमेंट है वो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, मतलब हवा, ऑक्सीजन, भरपूर हवा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि डायरेक्ट विंड ड्राफ्ट या सीधी हवा के झोंके आपके फार्म के अंदर आने लगें। हमने पहले ही बताया था पिछली वाली प्रेजेंटेशन में कि वो या तो केजेस में हो सकती है ब्रूडिंग या फिर डीप लीटर में हो सकती है। उसके लिए आप पहली वाली प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। इस फेज़ का जो टारगेट वेट होता है वो 580 ग्राम होता है
7वें हफ्ते की एज पर, मतलब जब 7 हफ्ते पूरे हो जाते हैं तब जो चिक का वेट है वो 580 ग्राम होना चाहिए। चिक्स को मैश दिया जाता है जिसमें 2750 किलो कैलोरी मेटाबोलाइजेबल एनर्जी, 21% प्रोटीन और 0.45% फॉस्फोरस, 1% कैल्शियम, मिथ्योनिन, लाइसिन, लिनोलेइक एसिड। अच्छा, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ना, ये नए जो मैनुअल आए हैं वेंकीज़ के उसमें थोड़ी सी डिफरेंट हैं। इसमें यहाँ पर पुरानी जो लिटरेचर है उसमें सिर्फ एक स्टार्टर दिया गया है, लेकिन अब इन्होंने डिफरेंट कर दिया है कि स्टार्टर 1 और स्टार्टर 2 उसकी वैल्यूज़ अलग अलग हैं। वो अगली प्रेजेंटेशन में हम डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। स्टॉकिंग डेंसिटी हम देखते हैं, ड्रिंकर स्पेस एंड फीडिंग स्पेस फ्रॉम डे ओल्ड टू 2 वीक्स ऑफ एज। ये डीप लीटर सिस्टम है, इसमें स्टॉकिंग डेंसिटी और केज सिस्टम में हम 45 बर्ड पर मीटर स्क्वायर रखते हैं और डीप लीटर सिस्टम में 25 बर्ड पर मीटर स्क्वायर रखी जाती हैं। मिनी चिक ड्रिंकर एक चाहिए केज, मतलब 50 चिक्स पर एक मिनी चिक ड्रिंकर चाहिए, और डीप लीटर सिस्टम में 70 चिक्स पर एक मिनी चिक ड्रिंकर काफ़ी रहता है। बेल ड्रिंकर की केज सिस्टम में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वहाँ पे निपल भी होते हैं, और बेल ड्रिंकर अगर डीप लीटर सिस्टम में है तो 150 चिक्स पर एक बेल ड्रिंकर काफ़ी रहता है। निपल ड्रिंकर एक निपल चाहिए 10 बर्ड्स पर केज सिस्टम में, और ऐसा ही डीप लीटर सिस्टम में। तो अगर डीप लीटर सिस्टम में निपल ड्रिंकर हैं तो फिर बेल ड्रिंकर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चिक फीडर्स 50 चिक्स पर एक, और इसमें भी 50 चिक्स पर एक फीडर चाहिए। लीनियर फीडर, अगर आप लीनियर फीडर यूज़ कर रहे हैं तो 2.5 सेंटीमीटर केजेस में, तो क्योंकि लीनियर फीडर ही होते हैं तो 2.5 सेंटीमीटर पर बर्ड की रिक्वायरमेंट रहती है। इसमें भी 2.5 सेंटीमीटर पर बर्ड। पैन फीडर अगर हैं आपके पास तो 30 बर्ड्स पर एक चाहिए, और ये भी यहाँ पर भी 30 बर्ड्स पर एक चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जब आप ये करने लगें, मतलब ब्रूडिंग में, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब 2 से 5 वीक्स तक स्टॉकिंग डेंसिटी, ड्रिंकर स्पेस और फीडिंग स्पेस। केज सिस्टम में 30 बर्ड्स पर मीटर स्क्वायर, डीप लीटर सिस्टम में 15 बर्ड पर मीटर स्क्वायर। बेल ड्रिंकर केज सिस्टम में नहीं चाहिए, यहाँ पे 75 चिक्स पर एक बेल ड्रिंकर, और निप्पल ड्रिंकर 10 बर्ड्स पर एक निप्पल। ये इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि हमें ना वेट को मैनेज करना है। 500, जैसे हमने बताया कि 7वें हफ्ते तक 580 ग्राम वेट हो जाना चाहिए, तो ये जब ही हो पाएगा जब आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि बेल ड्रिंकर कितने हैं, पानी उसे ठीक से मिल रहा है। अगर आपने 100 चिक्स पर मान लीजिए एक ड्रिंकर रख दिया तो वो उनके लिए पानी की कमी हो जाएगी, या आपने 50 चिक्स पर रख दिया है तो फिर वो जगह ज़्यादा घेरेंगे, है ना, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। तो इस वजह से आपको जितना बताया गया है उसी हिसाब से आप मैनेज इन चीज़ों को करिए। फिर लीनियर फीडर में स्पेस बढ़ जाती है क्योंकि वो ग्रो होने लगता है, 4 सेंटीमीटर चाहिए पर बर्ड। पैन फीडर में 25 बर्ड पे एक, और डीप लीटर सिस्टम में भी 25 बर्ड्स पे एक। और 5 वीक की एज से ट्रांसफ़र एज तक, जब हम केजेस में ट्रांसफ़र करते हैं लेइंग के लिए, 20 बर्ड्स पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर डीप लीटर सिस्टम में 8 से 10 बर्ड पर मीटर स्क्वायर। बेल ड्रिंकर 70 बर्ड पे एक, यहाँ पर 75 बर्ड्स पे एक। निपल ड्रिंकर 10 बर्ड पे एक, यहाँ पर भी 10 बर्ड में एक। लीनियर फीडर 6 सेंटीमीटर पर बर्ड, 6 सेंटीमीटर पर बर्ड। पैन फीडर 25 बर्ड्स पे एक, यहाँ पर भी 25 बर्ड्स पे एक। टेम्परेचर का मैनेजमेंट, टेम्परेचर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है, खासकर शुरू में, क्योंकि शुरू में क्या होता है कि जो चूज़ा होता है, चिक्स होते हैं, ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इन्हें ठंड में रख दिया जाए तो इनकी बॉडी एक्स्ट्रा मतलब हीट बनाने लगे जिससे ये अपने आप को गर्म करें। तो इनका बॉडी टेम्परेचर सिस्टम जो होता है वो लगभग 2 हफ्ते बाद बनता है। तो इस वजह से पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में हमें इन्हें 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे के रखना पड़ता है।
जिसके लिए हम अगर टेम्परेचर, क्योंकि सर्दियां हैं मान लो अगर, या ठंडा टेम्परेचर है, तो हमें फिर उसके लिए हीटर बल्ब्स वगैरह लगाने पड़ते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 55 से 60% तक होनी चाहिए। इसके लिए आप चिक्स की हाइट पर एक थर्मामीटर, ड्राई बल्ब, वेट बल्ब थर्मामीटर या डिजिटल थर्मामीटर लगा कर रखें, जिससे पता चले कि टेम्परेचर प्रॉपर है या नहीं है। तीसरे हफ्ते में वो टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, 28 डिग्री। फिर चौथे हफ्ते में फिर टेम्परेचर वगैरह की इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती, लेकिन फिर भी उसे हमें 24 से 26 डिग्री या 20 से 22 डिग्री तक हम उसे मेंटेन करके हमें रखना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि चिक्स अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो आप बार बार जब आप ब्रूडिंग करें तो टेम्परेचर लें उस जगह का, या एक थर्मामीटर लगा के रख दें। और इवन चिक्स का भी टेम्परेचर ले सकते हैं, डिजिटल थर्मामीटर्स आते हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि हम प्रॉपर टेम्परेचर मैनेजमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर टेम्परेचर कम होगा तो शुरू में ही हो सकता है स्ट्रेस की वजह से इकोलाई या और कोई बीमारी इनमें डेवलप हो जाए या वायरल आ जाए, जिसकी वजह से मॉर्टलिटी वगैरह भी हो जाती है। अब हम पहले वीक से ही देखते हैं कि किस तरीके से इनका मैनेजमेंट वीक वाइज कैसे किया जाता है। तो पहले हफ्ते में जो ब्रूडिंग टेम्परेचर है वो 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है। वैक्सीनेशन किया जाता है। देखिए, अब वैक्सीनेशन वीक वाइज मैं यहाँ पर बताऊँगा और इसे आप नोट करके रख लें। ये मेनली वेंकीज़ का, क्योंकि ये BB300 की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हमने वेंकीज़ का जो शेड्यूल है वैक्सीन का उसे फॉलो किया है। और ये बहुत ठीक शेड्यूल है। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपके यहाँ कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी बीमारियों की। पहले दिन जैसे ही चूज़ा आपके यहाँ आए, IB इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस की बिग डिपिंग की जाती है। सेकेंड डे पर फिर मैरिक्स डिजीज़ की वैक्सीन लगाई जाती है 0.2 ml सबक्यूटेनियसली। इसे हम पहले दिन पर भी कर सकते हैं मैरिक्स डिजीज़ की। हालांकि मैरिक्स डिजीज़ की वहाँ से भी होकर आती है, लेकिन आप अपने आप भी मैरिक्स डिजीज़ की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। इसके बाद 5वें दिन पर गम्बोरो और एनडी की किल्ड वैक्सीन लगती है सबक्यूटेनियसली 0.3 ml। 5वें दिन पर ही हम पानी के अंदर या आई ड्रॉप के उसमें एनडी लाइव वैक्सीन देते हैं, लासोटा स्ट्रेन। 7वें दिन पर फिर आई ड्रॉप गम्बोरो की जाती है, IBD लाइव। ये पानी में भी दी जा सकती है, पिलाने वाले पानी में, पीने वाले पानी में। और यहाँ पर हम स्टार्टर फीड 1 देते हैं पहले हफ्ते में। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हमें देना चाहिए 3 से 5वें दिन तक, तीसरे से 5वें दिन। और एंटीबायोटिक का भी कोर्स करना चाहिए, जिससे अगर वो स्ट्रेस में रहते हैं तो शुरू में इन्फेक्शन आने का ख़तरा रहता है, क्योंकि इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। और जो प्रॉपर ड्रिंकर हैं और फीडर्स हैं, इसके बारे में हमने पहले ही बताया आपको, स्टॉकिंग डेंसिटी और उन सब चीज़ों के बारे में। तो उस वाले मैनेजमेंट से कितने फीडर्स, कितने ड्रिंकर रखने चाहिए उसका ख्याल रखें। लाइट पहले दिन जब चूज़े आएँ तो 24 घंटे आपको लाइट देनी है। उसके बाद ग्रेजुअली हम उसे 20 घंटे कर देते हैं छठे हफ्ते। मतलब पहले वीक में ही हम लाइट को कम करते जाते हैं और 24 से 20 घंटे तक ले आते हैं। जो 7वें दिन पर वेट होना चाहिए वो 65 ग्राम होना चाहिए, एवरेज वेट। और चूज़े का वेट लगभग 40 ग्राम होता है पहले दिन, तो 7वें दिन पर वो 65 ग्राम होना चाहिए। इस चीज़ को आप नोट करके रखें। अगर आप वेट उसका फॉलो करते रहेंगे और वो प्रॉपर रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि लास्ट में क्या होता है ना कि जब 16वें हफ्ते तक पहुंचती है मुर्गी या 18वें हफ्ते तक पहुंचती है, तो जितना वेट होना चाहिए उस पर उतना वेट नहीं होता, वो अंडर वेट रह जाती है कभी कभी। तो उसकी वजह से वो प्रॉपर अंडे नहीं दे पाती, और फिर जब अगर वो पीक प्रोडक्शन के स्ट्रेस में आती है तो वो फिर या तो बीमार पड़ जाती है या फिर कभी पीक प्रोडक्शन अचीव ही नहीं करती है। तो वेट का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। स्टार्टर 1 ही यहाँ पर खिलाया जाता है। फिर आता है दूसरा हफ्ता। दूसरे हफ्ते में ब्रूडिंग टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, 95 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम इसे मेंटेन करके रखते हैं। ओवर क्राउडिंग को अवॉइड करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे चूज़ा बड़ा होने लगता है तो उसकी स्पेस रिक्वायरमेंट बढ़ने लगती है। यूनिफॉर्म ग्रोथ को चेक करते रहें, बार बार उनमें वेट देखते रहें कि वो ग्रोथ यूनिफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है। 14वें दिन गम्बोरो की वैक्सीन की जाती है
ड्रिंकिंग वाटर में। जो आपने 7वें दिन की थी उसे फिर दोबारा 14वें दिन रिपीट करते हैं ड्रिंकिंग वाटर में। जो टोटल ड्रिंकर्स हैं उन्हें थोड़ा सा गर्मी के मौसम में बढ़ाया भी जा सकता है, 20 ड्रिंकर पर 1000 चिक्स। 10वें दिन पर टचअप डी बीकिंग करते हैं, उनकी चोंच को थोड़ा सा काटा जाता है, मतलब एक डी बीकर आता है, वो आप देख सकते हैं डी बीकर। उसमें क्या होता है कि चोंच को उसकी काटा जाता है, और उसके साथ साथ हम उसे एंटी स्ट्रेस सॉल्यूशन भी देते हैं, क्योंकि उसकी वजह से कभी कभी स्ट्रेस की वजह से भी कुछ बीमारियाँ वगैरह भी आ जाती हैं, या ये दाना खाना कम कर देता है। तो आप एंटी स्ट्रेस सॉल्यूशन देंगे अगर आप, तो उससे रिलीफ मिलता है और ग्रोथ पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता। लाइट यहाँ पर 20 घंटे ही दी जाती है, और 14वें दिन पर जो वेट होता है वो लगभग 110 ग्राम होना चाहिए। तीसरे हफ्ते में ब्रूडिंग टेम्परेचर और घट जाता है 80 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट, और फिर वही ओवर क्राउडिंग अवॉइड करनी चाहिए, ब्रूडिंग स्पेस थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। अगर वो केजेस में है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इशू नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी स्पेस उनके लिए रहता है। वैक्सीनेशन 18वें दिन पे किया जाता है, ये ऑप्शनल है। CAV का चिकन इन्फेक्शियस एनीमिया वायरस का ये वैक्सीन है। अगर आपके यहाँ प्रॉब्लम है, कोई जिस जगह आप रेयरिंग कर रहे हैं, तब आप करें, वरना कोई इसकी ज़रूरत नहीं होती है। जो नया शेड्यूल है वेंकीज़ का, उसमें 18वें दिन पर IB किल्ड लगाई जाती है, मल्टी VH ब्रो MN के नाम से आती है। इसमें IB के 2 स्ट्रेन्स हैं। नॉर्मली क्या है कि IB का मास स्ट्रेन ही आता है, लेकिन इसमें नेफ्रो स्ट्रेन भी है। ये 3.3 ml सबक्यूटेनियसली दी जाती है, और ये करना ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले दिनों में या पिछले कुछ टाइम में ये देखा गया है कि IB की वजह से बहुत नुकसान होता है, क्योंकि ये वायरस क्या करता है कि ओविडक्ट के ऊपर अटैक करता है और ओविडक्ट को डीजेनरेट करता है, और मेन अंडा बनता ही ओविडक्ट में। अगर ओविडक्ट ही डीजेनरेट हो जाएगी, इसमें मुर्गी मरेगी नहीं, लेकिन आपका वो जो पर्टिकुलर ऑर्गन है उसे ख़राब कर देगी, तो फिर ये अंडा नहीं दे पाएगी, खाती रहेगी, बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये फॉल्स लेयर्स कहलाते हैं ऐसी मुर्गियाँ। तो ये लगाना ज़रूरी है। हमने पहले दिन भी जो वैक्सीन किया था वो भी IB का था, लेकिन उसमें हम खाली उसे बीक डिपिंग करते हैं। 21वें दिन पर हम फिर ड्रिंकिंग वाटर में इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस जो लासोटा के साथ कंबाइन रहता है स्ट्रेन, उसे देते हैं। ब्रूडर एरिया को बढ़ाते हैं। अगर गर्मियों में आप ब्रूडिंग कर रहे हैं तो कंप्लीट हाउस में ब्रूडिंग कर सकते हैं। उसका प्रॉपर बिहेवियर देखना चाहिए चिक्स का, और कॉक्सीडियोसिस के लिए ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि कॉक्सीडियोसिस के सिम्टम तो नहीं है। उसमें क्या होता है कि बीट में खून आने लगता है, अगर डीप लीटर सिस्टम में आप पाल रहे हैं तो। अगर ऐसा है तो प्रॉपर मेडिकेशन उसका देना चाहिए, या प्रिवेंटिव एक एंटीकॉक्सीडियल दवाई आप चला सकते हैं। लाइट वही 20 घंटे रहनी है तीसरे हफ्ते में भी। वेट 165 ग्राम होना चाहिए 21वें दिन पर। फिर आता है चौथा हफ्ता। चौथे हफ्ते में फिर टेम्परेचर जो है वो 75 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट और कम हो जाता है। ओवर क्राउडिंग यहाँ पर भी अवॉइड करनी चाहिए। ये बार बार इस वजह से कहा जा रहा है कि ओवर क्राउडिंग होने की वजह से स्ट्रेस डेवलप होता है और बीमारियाँ बहुत जल्दी, मतलब बीमारियों का आउटब्रेक हो सकता है। 26वें दिन पर गम्बोरो का इंटरमीडिएट वैक्सीन किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर में। ब्रूडर कैन बी रिमूव फुली एज फेदरिंग कंप्लीट बाय नाउ। अब क्योंकि ब्रूडर अगर सर्दियों में आप कर रहे हैं तो ब्रूडर जो टेम्परेचर मेंटेनिंग डिवाइसेस हैं उन्हें हटा सकते हैं, क्योंकि चौथे हफ्ते तक जो फेदरिंग होती है, जो पंख आते हैं वो पूरे हो जाते हैं। और डीप लीटर सिस्टम में प्रत्येक पक्षी जो है उसे 0.5 स्क्वायर फीट जगह हमें देनी चाहिए। 20 घंटे लाइट दी जाती है इसमें, और अगर ज़रूरत हो तो ड्रिंकर फीडर बढ़ाए जा सकते हैं। और इस स्टेज पर वेट जो है वो लगभग 230 ग्राम होना चाहिए एवरेज वेट 28वें दिन पर। फिर 5वां हफ्ता आता है। 75 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। वैक्सीनेशन करते हैं 30th डे पर विंग वेब मेथड से पिजन पॉक्स वैक्सीन। लेकिन नया जो शेड्यूल आया है वेंकीज़ का उसमें ये नहीं है। 42वें दिन पर उसमें फाउल पॉक्स वैक्सीन की गई है।
35वें दिन पर इन्फेक्शियस कोराइज़ा का वैक्सीनेशन किया जाता है 0.5 ml पर बर्ड सबक्यूटेनियसली। अब 5वें हफ्ते से स्टार्टर 2 जो फीड होता है वो शुरू हो जाता है। ये फीड स्टार्टर 1, स्टार्टर 2 इन सब के बारे में हम बाद में अगली प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सिर्फ फीड की बात करेंगे। अब टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करके रखना चाहिए 5वें हफ्ते में 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यहाँ पर ये भी ख्याल रखना है कि सबको हमें ऑब्ज़र्व करना है और वीक अंडरवेट बर्ड्स को सेपरेट कर देना है इस स्टेज में, और उनकी अलग से हमें उन्हें फीडिंग करानी चाहिए। यहाँ पर ग्रोथ प्रोमोटर बहुत अच्छा काम करते हैं, जो ग्रोफोर्ट है, आप ग्रोफोर्ट यूज़ कर सकते हैं। ग्रोफोर्ट क्या करता है कि यूनिफॉर्मिटी लेके आता है, जो अंडरवेट चिक्स होते हैं उन्हें आप अलग कर लें। अगर आप शुरू से ही ग्रोफोर्ट चलाएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, यूनिफॉर्म रहेगा आपका फ्लॉक। लेकिन अगर आप मतलब ऐसे भी अगर आपको कुछ वीक और अंडरवेट चिक्स या बर्ड्स मिलते हैं, उन्हें आप अलग रखें और उन्हें ग्रोफोर्ट दें, उससे वो जल्दी वेट गेन करेंगे। यहाँ पर जो स्पेस है वो 0.5 स्क्वायर फीट पर बर्ड स्पेस दी जानी चाहिए, और लाइट वही 20 घंटे दी जाती है। ड्रिंकर फीडर अगर ज़रूरत है तो बढ़ा दें। और ये इस स्टेज पर 35वें दिन पर लगभग वेट जो है आपका 310 ग्राम होना चाहिए, और स्टार्टर 2 फीड यहाँ पर शुरू हो जाता है। अब छठा वीक आता है। छठे वीक में हम क्या करते हैं कि जितने भी जो वीक अंडरवेट बर्ड्स हैं उन्हें हटा दिया जाता है और उन्हें अलग कर दें और ग्रोफोर्ट चलाएं। उसमें 0.5 स्क्वायर फीट स्पेस को इंश्योर करें। लाइट 20 घंटे होनी चाहिए। एंटी स्ट्रेस मेडिकेशन दें वैक्सीन के बाद, और इस स्टेज पर वेट जो हो 42वें दिन पर वो लगभग 400 ग्राम हो, और 40वें दिन आप इसमें लासोटा प्लस IB की जो वैक्सीन है वो ड्रिंकिंग वाटर में चलाएं। 7वें हफ्ते में फिर वही ओवर क्राउडिंग नहीं होने देनी है, और बर्ड्स को केजेस में ट्रांसफ़र किया जाता है। मतलब अगर वो ब्रूडर केजेस में पल रहे थे तो उन्हें ग्रोअर केजेस में डाला जाता है। 14 घंटे लाइट को 14 घंटे कर दिया जाता है 7वें हफ्ते से, क्योंकि पहले 20 घंटे दी जा रही थी, अब 14 घंटे लाइट दी जानी है। और गैंग्रीनस डर्मेटाइटिस की इस स्टेज में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ट्रांसफरिंग होती है केज टू केज, तो स्ट्रेस डेवलप हो जाती है या कुछ इंजरी वगैरह होती है, जिसकी वजह से गैंग्रीनस डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम आती है। अगर ऐसा कहीं देखने को मिलता है तो तुरंत आपको उसमें एक्शन लेना चाहिए, और इम्यून बूस्टिंग जो दवाइयाँ आती हैं जो इम्यून बूस्टर की तरह काम करती हैं उन्हें यूज़ करना चाहिए। और वेट इस स्टेज पर 490 ग्राम होना चाहिए। एंटी स्ट्रेस एंटी कॉक्सीडियल वैक्सीन दवाइयाँ चलानी चाहिए, और वैक्सीनेशन 42वें दिन पे फाउल पॉक्स का वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। जो हमने पहले देखा था कि जो पिजन पॉक्स का वैक्सीनेशन था, अगर आप 42वें दिन वाला फाउल पॉक्स कर रहे हैं तो वो करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है पिजन पॉक्स वाला। तो अब ज़्यादातर क्योंकि यही होने लगा है फाउल पॉक्स 42वें दिन पर इंट्रामस्कुलर। फिर 49वें दिन पर हम फाउल कॉलरा की किल्ड सबक्यूटेनियस वैक्सीनेशन करते हैं। फिर 8वां हफ्ता आता है। अंडरवेट बर्ड्स को फिर आप इसे रेगुलरली ऑब्ज़र्व करते रहें, उन्हें सेपरेट करते रहें अगर उन्होंने, और उन्हें अलग से फीडिंग कराएं विद ग्रोथ प्रोमोटर। लाइट 14 घंटे देनी है, और इस स्टेज पर वेट जो है वो 580 ग्राम होना चाहिए। जिन बर्ड्स को हमने आइसोलेट किया है, अब उन्हें ग्रोथ प्रोमोटर के साथ साथ आप हाई प्रोटीन राशन दें, मतलब उनके राशन में थोड़ा प्रोटीन बढ़ा दें। अगर आप बना बनाया फीड ले रहे हैं तो आप उसमें स्टार्टर वगैरह भी चला सकते हैं। लाइट को फिर 9th वीक आ जाता है। 9th वीक में हम लाइट को 14 घंटे देते हैं, और वेट 9th वीक में लगभग 670 ग्राम होना चाहिए। 10वें वीक में स्टार्टर से डेवलपर फीड पे हम आ जाते हैं। 9 वीक तक तो हम स्टार्टर 2 खिलाते हैं, फिर हम 10वें वीक से डेवलपर फीड शुरू करते हैं। लाइट वही 14 घंटे देनी होती है, और यहाँ पर फिर हम ग्रेडिंग शुरू करते हैं मुर्गियों की।
कि किसका कॉम्ब बढ़ने लगा है, किसका नहीं बढ़ रहा है, कौन अंडर वेट है, तो ग्रेडिंग हम शुरू करते हैं उस स्टेज पे। और वेट यहाँ पर 750 ग्राम हो जाना चाहिए 10वें हफ्ते तक। 65वें दिन पर हम इन्फेक्शियस कोराइज़ा 0.5 ml इंट्रामस्कुलर इसका वैक्सीनेशन करते हैं। और 70वें दिन पर R2B का 0.5 ml इंट्रामस्कुलर वैक्सीनेशन किया जाता है। इसमें एंटी स्ट्रेस सॉल्यूशन देना चाहिए, जो एंटी स्ट्रेस मेडिकेशन है वो किया जाना चाहिए। और एक बात का ख्याल रखें, जो बर्ड्स भले ही वो 10th वीक की एज तक आ गई हों, 70 दिन की हो गई हों, लेकिन अगर उनका वेट 600 ग्राम से कम है तो R2B का वैक्सीनेशन ना करें। 600 ग्राम से ऊपर की जो मुर्गियां हैं सिर्फ उनमें ही R2B का वैक्सीनेशन होना चाहिए, अदरवाइज़ आउटब्रेक हो जाता है और मोर्टलिटी बढ़ जाती है। 11वें हफ्ते में 14 घंटे लाइट देनी है। वैक्सीन 75th डे पर फिर फाउल कॉलरा की वैक्सीन करनी है, किल्ड 0.5 ml पर बर्ड इंट्रामस्कुलर। वेट शुड बी 830 ग्राम। फिर 12वां हफ्ता शुरू होता है। प्रिवेंटिव एंटीकॉक्सीडियल मेडिकेशन देना है अगर डीप सिस्टम में पाला जा रहा है। 14 घंटे लाइट प्रोवाइड करते हैं। डिवर्मिंग करनी होती है फ्लॉक की 12वें हफ्ते में। डिवर्मिंग आप पिप्राजीन से कर सकते हैं। वेट इस स्टेज पर 910 ग्राम होना चाहिए। 12 हफ्ते के एंड पर 910 ग्राम मुर्गी का वेट होना चाहिए। वैक्सीनेशन 80th डे पे IB की लाइव मास वैक्सीन की जाती है ड्रिंकिंग वाटर में। फिर 13वां हफ्ता शुरू होता है। 13वें हफ्ते में एंटी स्ट्रेस मेडिकेशन देना है, क्योंकि फिर इसके बाद आप फाइनल डीबीकिंग करेंगे, तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुल रहना है और जितना ज़्यादा इम्यून बूस्टिंग और एंटी स्ट्रेस मेडिकेशन करें। एंटी स्ट्रेस में यही विटामिन B कॉम्प्लेक्स और जो हर्बल एलोवेरा तुलसी के और ये सब सॉल्यूशंस आते हैं, ये काफ़ी अच्छा काम करते हैं। ग्रोफोर्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं आप। लाइट 14 घंटे देनी है और 85 डे पर फिर फाउल पॉक्स की वैक्सीनेशन होती है 0.2 ml इंट्रामस्कुलर। 13वें हफ्ते पर वेट जो है वो 980 ग्राम होना चाहिए। फिर 14वां हफ्ता शुरू होता है। फिर एंटी स्ट्रेस मेडिकेशन और एडिशनल विटामिन और ग्रोथ प्रोमोटर दिए जाने चाहिए अंडरवेट बर्ड्स को, और सारे फ्लॉक को देने होते हैं। लाइट 14 घंटे दी जाती है और यूनिफॉर्मिटी को यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि अब मुर्गी उस स्टेज में जाने वाली है कि जहाँ से वो अब अंडा देना शुरू करेगी लगभग 4 हफ्ते बाद। तो यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी और अंडरवेट बर्ड्स का बहुत महत्व होता है कि जो अंडरवेट रह जाती हैं उन्हें एग्रेसिवली आपको अटेंड करना है, केयरफुल तरीके से उनका मैनेजमेंट करना है, ज़्यादा प्रोटीन वगैरह देकर, क्योंकि प्री लेयर राशन में जब जाएंगी तो कैल्शियम क्योंकि वहाँ पर बहुत बढ़ जाता है तो हम ज़्यादा प्रोटीन नहीं दे सकते। वेट 14वें हफ्ते पर लगभग 1040 ग्राम होता है और इस हफ्ते के जो आखिरी के 2 दिन होते हैं उनमें एंटी स्ट्रेस मेडिकेशन दिया जाना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर हम बर्ड्स को फाइनल डीबीकिंग के लिए तैयार करते हैं और 95th डे पर हम फाइनल डीबीकिंग करते हैं 14वें हफ्ते में, मतलब जब वो 15वें हफ्ते में एंटर कर रही होती है तो फाइनल डीबीकिंग की जाती है। 15वें हफ्ते में फिर बर्ड की एक्टिविटी चेक करते हैं, क्योंकि देखिए डीबीकिंग एक बहुत ही स्ट्रेसफुल फैक्टर है बर्ड की लाइफ का। अगर आपने डीबीकिंग ठीक से नहीं की है ना तो बर्ड मतलब उस स्ट्रेस की वजह से अपना पूरा प्रोडक्शन तोड़ सकती है। ये एक तरीके से ना डीबीकिंग एक ट्रांजिशन वो रहता है, या तो आपका फ्लॉक बढ़िया हो जाएगा डीबीकिंग के बाद या फिर वो अंडर परफॉर्मेंस में चला जाता है। तो इस वजह से जो बार बार ये कहा जा रहा था कि एंटी स्ट्रेस सॉल्यूशन एंटी स्ट्रेस मेडिकेशन है, वो उस पर तो ध्यान देना ही है, वो तो देना ही है बर्ड को, साथ साथ मैनेजमेंट भी ठीक रखना है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या फैंस वगैरह की ज़रूरत है अगर गर्मी में, तो उन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए ताकि कम से कम स्ट्रेस हो डीबीकिंग का। 14 घंटे लाइट देनी चाहिए और वेट इस स्टेज पर लगभग 1090 ग्राम होता है। 16वां हफ्ता आता है। विटामिन सप्लीमेंटेशन कंटिन्यू रखना चाहिए इस हफ्ते में पूरे में। लाइट को अब 1 घंटा बढ़ाना है। अभी तक 14 घंटे चल रही थी, अब 15 घंटे लाइट कर देनी है और वेट
भी अब क्या है कि 1140 ग्राम वेट भी बढ़ जाएगा। और यहाँ से हम 16वें हफ्ते पे हम प्री लेयर राशन देना शुरू करते हैं। प्री लेयर राशन में क्या होता है कि हाँ, अभी तक तो हम 1% कैल्शियम दे रहे थे, लेकिन हम डायरेक्टली अब लगभग 2.25 से 2.5% कैल्शियम पे ले आते हैं, क्योंकि हमें मुर्गी को अंडा देने के लिए तैयार करना है। तो ये प्री लेयर राशन, इन सब चीज़ों के बारे में हम अगली प्रेजेंटेशन में बताएंगे डिटेल में। वैक्सीनेशन 112वें दिन पे ND+IB की मल्टी स्ट्रेन वैक्सीन है। ये 16वें हफ्ते के आखिरी दिन पे करनी चाहिए, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर। अब 16वें हफ्ते में लगभग सारे जो मेजर वैक्सीनेशन होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आपको कोई मेजर वैक्सीनेशन नहीं करना है। अब 16 हफ्ते तक आपने मुर्गी तैयार कर ली। और अगर देखा जाए नॉर्मली जो पुलेट होती है वो भी अगर आप बाहर से ख़रीदते हैं मुर्गी को, चूज़ा खुद नहीं बड़ा कर रहे हैं, बाहर से ख़रीद रहे हैं, तो 16वें हफ्ते पे ही आपके फार्म में मुर्गी आती है। तो अभी तक आपने देखा कि इस स्टेज तक मुर्गी पूरी तैयार हो चुकी होती है। तो इस वजह से अगर वैक्सीनेशंस प्रॉपर नहीं हुए हैं, उनका न्यूट्रिशन ठीक नहीं रहा है, बर्ड अंडर वेट रही है, तो अब इसके बाद जब वो अंडे देने की स्टेज में आएगी तो वो कैसे परफॉर्म करेगी अगर ये सब चीज़ें ठीक नहीं हुई होंगी। तो 16वें हफ्ते की एज तक सारे मेजर वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाते हैं। अब फ्यूचर में ND+IB की मल्टी किल्ड वैक्सीन दोबारा देनी है 35वें से 40वें हफ्ते के बीच में, और एक 60वें हफ्ते पर। 35 हफ्ते के बाद की एज के बाद लासोटा दी जाती है ड्रिंकिंग वाटर में हर 1.5 से 2 महीने के बीच में, मतलब हर 6 से 8 हफ्ते पर हम एक बार लासोटा ड्रिंकिंग वाटर में देते हैं। तो ये वैक्सीनेशन अब आगे के लिए है। अब आगे कोई ख़ास वैक्सीनेशन आपको नहीं करना होता इसमें। फीड इसमें प्री ले ही चलता रहता है। अगर पुअर एगशेल क्वालिटी मतलब आती है कि एगशेल ठीक से नहीं बन पा रही है, तो या तो कैल्शियम स्टेटस चेक किया जाता है, विटामिन D3 वगैरह, या फिर IB को सस्पेक्ट किया जाता है। 17वें हफ्ते में हम डीप लीटर से या तो केजीज़ में अगर ग्रो कर रहे हैं तो केजीज़ ग्रोवर से लेयर में केजीज़ में हम ट्रांसफ़र करते हैं। अदरवाइज़ अगर डीप लीटर में कर रहे हैं तो फिर हम 15वें हफ्ते में ही उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं लेयर केजीज़ में, जहाँ पर वो 17वें हफ्ते में आकर पहला अंडा देती है, जो कि छोटा होता है काफ़ी। अब लाइट को हम फिर आधा घंटा बढ़ाते हैं और 15 घंटे 30 मिनट 15.5 घंटे लाइट देते हैं। फाइनल ग्रेडिंग करते हैं और वीक और अंडर वेट बर्ड्स को यहाँ से फिर अब उनकी कलिंग करते हैं। वेट इस स्टेज पर 17 हफ्ते की एज पर लगभग 1180 ग्राम वेट होता है और प्री ले राशन ही यहाँ पर चलता रहता है। 18वें हफ्ते में डिवर्मिंग करते हैं और प्री ले डाइट कंटिन्यू रखते हैं। अब फिर आधा घंटा बढ़ाते हैं लाइट को और 16 घंटे लाइट देते हैं। एंटी स्ट्रेस मेडिकेशन दिया जाता है, क्योंकि अब धीरे धीरे बर्ड का परफॉर्मेंस बढ़ना शुरू होगा और वो अंडा अपना बढ़ाना शुरू करेगी। वेट यहाँ पर 1220 ग्राम हो जाना चाहिए। और 18वें हफ्ते के एंड पे हम फिर फेज़ 1 जो फीड होता है लेयर फीड, वो देना शुरू करते हैं। 19वें हफ्ते पर बर्ड को स्ट्रेस वगैरह के लिए चेक करते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है, और लाइट को 16 घंटे कर देते हैं। एग प्रोडक्शन अब बढ़ना शुरू होता है और वेट इस स्टेज पर 1280 ग्राम होता है। 20वें हफ्ते पर फिर हम स्ट्रेस के लिए बर्ड्स को चेक करते हैं, लाइट 16 घंटे होती है और एग प्रोडक्शन अब बढ़ना शुरू होता है। 5% एग प्रोडक्शन हो जाता है और यहाँ पर फेज़ 1 राशन हम बर्ड्स को देते रहते हैं। वेट 1330 ग्राम हो जाता है 20वें हफ्ते तक। फिर 21वें 22वें हफ्ते पर हम फुल फीडिंग इसकी शुरू कर देते हैं और इसका इंटेक भी बढ़ने लगता है। अगर इंटेक ना बढ़ रहा हो तो फिर हमें थोड़े मल्टीविटामिन ग्रोथ प्रोमोटर यूज़ करने पड़ते हैं। ग्रोफोर्ट इन स्टेजेस में जहाँ पर फीड कंजम्पशन को लेकर इशू आते हैं, जैसे गर्मी बहुत है, कम कंज्यूम कर रही है बर्ड फीड, तो वहाँ पर अगर ग्रोफोर्ट यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं कि उसका इंटेक बढ़ जाता है। और अब एग्स को आप कलेक्ट करना शुरू करें फ्रीक्वेंटली और अच्छी हाइजीन को मेंटेन करें और वेट को हैंड्स के फॉलो करते रहें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो अपना वेट लूज़ भी करने लगती है अगर प्रॉपर कंडीशंस अवेलेबल नहीं है, फीड ठीक नहीं है या माइकोटॉक्सिन्स वगैरह हैं। और वही एंटी स्ट्रेस मेडिकेशन हमें देते रहना है। 1330 ग्राम वेट इस स्टेज पर हो जाता है।
लाइटिंग प्रोग्राम जो यहाँ पर बताया गया है वो वेंकीज़ के द्वारा, जो वेंकीज़ ने अपनी बर्ड्स के लिए दिया गया है, मतलब जो वेंकीज़ ने अपनी बर्ड्स के लिए सजेस्ट किया है वही बताया गया है यहाँ पर। अदर दूसरे लाइट प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं, वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो लाइट क्या करती है बेसिकली, एग प्रोडक्शन के लिए को स्टिमुलेट करने का एक ज़रिया है ये। जब हमें एग प्रोडक्शन को बढ़ाना होता है तब हम धीरे धीरे लाइट को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए लाइट का मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। भले ही आपको अपने फार्म में ग्रीन कर्टेन्स वगैरह डाल के रखने पड़ें जिससे आप लाइट कंट्रोल कर सकें, और ये लाइट मेंटेन की जा सकती है सफिशिएंट CFL लगाकर। ये रियरिंग बॉडी वेट ग्राफ है। जैसे मैंने बताया था कि वो 40 ग्राम का चूज़ा आता है पहले हफ्ते में, तो ये यहाँ पर वेट है 65 ग्राम पहले हफ्ते में, फिर 110 ग्राम, फिर 165 ग्राम, 230 ग्राम, और ऐसे बढ़ते बढ़ते 10वें हफ्ते पर 750 ग्राम और 18वें हफ्ते पर 1220 ग्राम। तो इस तरीके से ये वेट बढ़ता है। वेट का बहुत इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है, अदरवाइज़ अगर अंडर वेट बढ़ रह जाती है, भले ही 5% एक्स्ट्रा वेट हो लेकिन अंडर वेट ना हो। कुछ लोगों के अंदर ये मिथ होता है, वो गलत धारणा बनी हुई है कि ज़्यादा मोटी मुर्गी हो जाएगी तो अंडा नहीं देगी। कम वेट की मुर्गी होगी तो वो कभी भी पीक प्रोडक्शन में नहीं आएगी और हमेशा छोटे अंडे देगी। ये चार्ट देख के आपको समझ में आएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है मैनेजमेंट फीड का या वेस्टेज का या इन सब चीज़ों का, कितना इम्पोर्टेंट रहता है लेयर फार्मिंग में। थैंक यू ये प्रेजेंटेशन देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फीडिंग के बारे में जानेंगे कि लेयर बर्ड्स का फीड कैसे बनता है और क्या क्या उसमें सावधानियां बरतनी चाहिए। आप ये चैनल देखते हैं, इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन तक ये नहीं पहुंचा है अभी तक। थैंक यू।